गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस डेली करंट अफेयर्स शो सत्ते पे सत्ता। आई प्रिंशिला गांधी केम हेयर विद 7 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, पर डेली बेसिस पे अगर फॉलो करोगे ना तो ही आपको फ़ायदा कुछ मिलेगा इसका। अगर आप कभी कभी फॉलो करते हो, ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो डेली आ रही है बेटा, साथ साथ याद नहीं करोगे, कंटेंट जो है वो सारा इकट्ठा हो जाएगा डेटा, फिर आपको मुश्किल होगी याद करने में। और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि आप जो है याद करने में आपको मुश्किलें आए। उन्हीं मुश्किलों को आसान करने के लिए हम आपके लिए डेली यहाँ पे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको फॉलो करिए आप डेली बेसिस पे, नोट्स भी बनाइए इसके और रिवीजन भी तो करनी है आपने, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। बेटा घड़ी को देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, ठीक है। हम जो है टाइम के ऊपर बड़ा अपना एक जो वॉच है, हमारी जो समय है उसके ऊपर नज़र रखते हैं, उसके हिसाब से ही हमारा जीवन है। सबका समय है तो सब है ना। तो जीवन है, हमारा जीवन चल रहा है, समय रुक गया तो सब खत्म, ठीक है। तो आप जो है समय को देखो पर घड़ी को मत देखो। आप क्या देखो कि वो करती क्या है, वो लगातार चल रही है बिना रुके। समय जो है वो लगातार भाग रहा है, केवल हम ही रुक जाते हैं, पर हमें भी घड़ी की तरह, समय की तरह चलते जाना है, ठीक है। रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी अपनी बरकरार रखनी है, अपनी मेहनत में, अपनी कोशिशों में, ठीक है। तो पूरे तरीके से अपने जो एफर्ट्स हैं बेटा वो डालने हैं आपको, चलते जाना है। बेशक से बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर आपको डिमोटिवेट ना होकर अपने माइंड को स्टेबल रख के अपनी तैयारी को भी जारी रखना है डेली बेसिस पे, ठीक है। चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, और आपकी डिफ़िकल्टी को हम आसान तो करते ही हैं, ठीक है बेटा। तो पहला सेक्शन है करंट अफेयर्स में नेशनल न्यूज़ का, पहली राष्ट्रीय खबर जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो बेटा वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी इन इंडिया। जैसे कि आप सबको पता है कि लोकसभा के इलेक्शंस जो है वो अभी उनकी डेट जो है उसकी घोषणा कर दी गई है, 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। 7 फेजेस में लोकसभा के जो चुनाव हैं 2024 कब से शुरू हो रहे हैं, वो 7 फेजेस में 19 अप्रैल से, राइट। किसने घोषणा करी है बेटा, यहाँ पे ईसीआई के जो सीईसी हैं, तो यहाँ पे आपका ईसीआई और सीईसी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ईसीआई है बेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यू शुड रिमेंबर सम फैक्ट्स अबाउट इट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल के तहत बनी थी, आर्टिकल 324 है, यहाँ पे लिख लो बेटा ईसीआई के साथ। आर्टिकल 324 इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ईसीआई के इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब के इलेक्शन ये कंडक्ट करवाती है, राइट। और आपके प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनके ऑफिसेस के अंदर भी अपॉइंटमेंट्स ईसीआई करता है। साथ ही में बेटा यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी ये जारी करती है, एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रूल बुक होती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है। मतलब कि जब भी आपके इलेक्शंस हैं, अब ये डेट जो है वो घोषणा कर दी है 19 अप्रैल से है, वोट काउंटिंग 4 जून को होनी है। तो अब यहाँ पे मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करा है, इम्प्लीमेंट करा है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ों पे, उनके प्रचार जो वो करते हैं चुनाव के लिए, है ना। ऑफिशियल मशीनरी का यूज़ करते हैं, वादे करते हैं, स्कीम्स अपनी लॉन्च करते हैं, लोगों का भला करने की बहुत कोशिश करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, ठीक है। कौन करता है ये इम्प्लीमेंटेशन, ईसीआई करता है। अब साथ में ही देखो यहाँ पे सीईसी क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो ईसीआई के सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं बेटा, उनका नाम है यहाँ पे राजीव कुमार, लिख सकते हो आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, सीईसी राजीव कुमार, जिन्होंने अभी घोषणा करी थी, ठीक है। पूरी मीटिंग हुई थी, राइट बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सीईसी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लोकसभा जो है आपका लोअर हाउस होता है, पार्लियामेंट हमारा कैसा है, बाय कैमरल है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस होता है ना। तो लोकसभा लोअर हाउस, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, तभी तो डेमोक्रेसी है हमारे कंट्री में, राइट। तो यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इस पूरे मॉडल को यहाँ फॉलो कर जाता है। यहाँ पे वोटिंग जो है लोगों के द्वारा करी जाती है, ठीक है। 18+ हैं जो, तो वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी इन इंडिया, दैट इज रिसेंटली इन न्यूज़, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप देखो 5 जो आपके हैं 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज, इनके लिए इलेक्शंस जो है अभी
होंगे, साथ में मणिपुर के 2 थे, तो यहाँ पे इस बार 544 हो चुका है ये, ठीक है। तो लोकसभा जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उसके अंदर अभी चुनाव होंगे अप्रैल मई में, ठीक है। क्लियर है बच्चों? इतना नोट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। यहाँ पे आपका ECI और CEC भी इंपॉर्टेंट है और लोकसभा के फैक्ट्स भी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और बेटा ECI का ईयर भी आप देख सकते हो, 1950 में ये आया था, 1950 इज द ईयर ऑफ ECI, ये भी आप लिख सकते हो। आर्टिकल 324 यू शुड रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये होती है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पहली न्यूज क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट है बेटा इन्वायरमेंट सेक्शन है ना हमारा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी। वहां से कौन सी खबर इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? देखो न्यूज में क्या है, अभी सेकंड सेक्शन में से इन्वायरमेंट इकोलॉजी से इथेनॉल इज इन न्यूज, ठीक है। इथेनॉल 100 फ्यूल इनिशिएटिव, यहाँ पे 100 ही नाम क्यों रखा है? यहाँ पे इथेनॉल क्या होता है बेटा, जानेंगे इस खबर से हम। इथेनॉल और 100 जो ये इनिशिएटिव है, फ्यूल इनिशिएटिव। अब देखो फ्यूल बेटा क्या होता है, जब भी हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, फ्यूल हमारा कैसा हो सकता है? सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। जब इसको हम बर्न करें तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्यूल को बर्न करने से, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हम प्रोड्यूस करते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। कोयला होता है आपका सॉलिड फ्यूल, ठीक है। फिर पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल कह सकते हो आप, लिक्विड होता है। नेचुरल गैस गैसियस फ्यूल होता है। तो ये सारे फ्यूल के क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। इनको जब हम बर्न करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, बिजली भी जनरेट होती है। इंजन्स जो होते हैं हमारे गाड़ियों के अंदर, उनको ये पावर देता है फ्यूल, है ना। तो हम गाड़ियों के अंदर फ्यूल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बेटा ये सारे जो है ना, ये कैसे है? नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं कि मतलब ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इनको बनने में, ठीक है। जल्दी ये खत्म हो जाते हैं क्योंकि लिमिटेड है, इतना ज्यादा हम यूज कर रहे हैं। और ये बेटा क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज है। भाई नेचर को कितना परेशान करोगे? नेचर को परेशान करेंगे तो एक दिन वो बदला लेती है फिर, ठीक है। जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, परेशानियां आती हैं, है ना, डिस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वो सब नेचर को तंग करने की वजह से, प्रकृति को तंग करने की वजह से। तो यहाँ पे बेटा देखो हरदीप सिंह पुरी जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम के हो जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च करा है ये वाला इनिशिएटिव। किसके ऊपर आता है ये है बेटा इथेनॉल 100 फ्यूल इनिशिएटिव। अब यहाँ पे 100 किससे रिलेटेड है? ऑक्टेन रेटिंग है इसकी 100 से 105, मतलब 100 से 105 के बीच में इसकी ऑक्टेन रेटिंग है। बेटा ऑक्टेन रेटिंग का मतलब है कि ये जो है हाई परफॉर्मेंस इंजन्स के अंदर फ्यूल अगर हम इसको यूज करेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, अच्छी एफिशिएंसी होगी, ठीक है। जब ये इग्नाइट होगा, जब इसको हम जलाएंगे तो इग्निशन अच्छा आएगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी इंजन की, ठीक है। मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस इंजन है, हाई एक्यूरेसी है, हाई एफिशिएंसी है, हाई पावर आउटपुट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ये स्टेट्स हैं आपके, राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, न्यू दिल्ली और तमिलनाडु। यहाँ पे 183 रिटेल पेट्रोल आउटलेट्स में यहाँ पे अभी इथेनॉल का यूज करा जा रहा है। बेटा इथेनॉल होता क्या है? बेसिकली फ्यूल के तौर पे हम इसको यूज कर रहे हैं। हाई ऑक्टेन रेटिंग है, 100 की आप याद रख सकते हो। इथेनॉल 100 फ्यूल इनिशिएटिव है। बट बेटा इथेनॉल एक काइंड ऑफ एल्कोहल इथेनॉल, है ना। तो यहाँ पे ये क्या होता है जानेंगे इसके बारे में। देखो तो बेटा इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल। देखो एल्कोहल जिनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH होता है ना। केमिस्ट्री में आप देखते हो कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं हमारे, एल्डिहाइड, एल्कोहल्स। तो ये एल्कोहल का पार्ट है इथेनॉल, जहाँ पे आपका इसका जो फॉर्मूला है C2H5OH होता है, ठीक है। OH लगने से हम इसको कहते हैं कि ये टाइप ऑफ क्या है? एल्कोहल है, यूज्ड एज अ बायोफ्यूल। अब यहाँ बेटा जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, हमारे जो फसलें हैं, क्रॉप रेजिड्यूज हैं, उनका जो भी वेस्ट बचता है ना, क्रॉप रेजिड्यूज हैं। कौन कौन सी क्रॉप यहाँ पे देखोगे आप? देखो कौन सी है? कॉर्न, शुगर केन, मक्का है, शुगर केन है, ठीक है, बायोमास है। तो जो भी ये सारा जो लेफ्ट ओवर बचता है ना, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, लीव्स हैं, ठीक है, तो वहां से ये प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये प्रोड्यूस होता है और इसको ब्लेंड करते हैं गैसोलीन के साथ। तो यहाँ पे जो एमिशंस हैं, जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो जाता है। जो एमिशन है, ठीक है, जो भी धुआं निकल रहा है, हार्मफुल सब्सटेंसेस निकल रहे हैं, वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए बायोफ्यूल बोला है, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारा जो है इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी इससे बनी रहेगी, सस्टेनेबिलिटी का भी ये पार्ट है। मतलब
कि आज हम इसको यूज करेंगे तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए काफी अच्छा स्कोप है इसका। ठीक है, किसका बेटा? इथेनॉल का। तो नाम याद रखना है, इथेनॉल 100 फ्यूल इनिशिएटिव। अब आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्टेन रेटिंग क्या होती है इथेनॉल की, तो आप मार्क करेंगे 100। लिख लो इसको, क्लियर है इतना? ठीक है, और इसको हम बायोफ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। सो इट इज अ गुड इनिशिएटिव अंडर सेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड न्यूज, सेकेंड पोर्शन क्लियर है बेटा आपको इथेनॉल के बारे में? चलिए थर्ड सेक्शन देखते हैं हम, स्टेट न्यूज। कौन सी स्टेट का इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव यहाँ पे देखा गया है? विच स्टेट इज इन न्यूज? बेटा तमिलनाडु। देखिए यहाँ पे तमिलनाडु टॉप्स इलीगल ट्रेड इन शार्क बॉडी पार्ट्स। तो बेटा शार्क है, मेराइन ऑर्गेनिज्म है, यहाँ आप देख सकते हो। तो इनके बॉडी पार्ट्स का इलीगल ट्रेड व्यापार होता है, ठीक है, अवैध तरीके से। तो यहाँ पे तमिलनाडु ने टॉप करा है यहाँ पे, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे इनके बॉडी पार्ट्स का क्या हो रहा है? अवैध व्यापार हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्टडी है किसने पब्लिश करी है, किसने बताया है तमिलनाडु के बारे में कि ऐसा ऐसा चल रहा है? देखो यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन सी है? ट्रैफिक एंड WWF। तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड फंड और ट्रैफिक, इनकी स्टडी से पता लगा है कि तमिलनाडु ने बेटा टॉप करा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे नेटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये इसका नाम है जो पब्लिश करी है इन्होंने स्टडी, जिसके अंदर बताया गया है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है शार्क का। ठीक है, शार्क के बॉडी पार्ट्स का ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे देखो स्पीशीज कितनी है, अलग अलग तरीके की 160 स्पीशीज अभी पाई जाती हैं, जातियां भारत में। किसकी? शार्क की स्पीशीज। ठीक है, 160। अब यहाँ पे हम जानेंगे बेटा इन दोनों चीजों के बारे में, ट्रैफिक और WWF। तो पहला देखो आप, ये जो इंस्टीट्यूशन है, अब ये देखो न्यूज में आ जाते हैं ना, तो इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर, इनका ईयर, करता क्या है, ये फुल फॉर्म तो इजी सी है। ठीक है, तो ये सब चीजें देखो एक बार। वर्ल्ड वाइड फंड है, राइट, ईयर है इसका 1961, वर्ल्ड वाइड फंड। अब बेटा देखो आपको ना जितना भी कोडवर्ड बनाने होते हैं, हर जगह 19 तो रहेगा ही आगे, है ना, पीछे के दो अक्षरों को आपको एक तरीके से याद करना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे हमारा क्या है अभी? वर्ल्ड वाइड फंड 61, तो फंड 61 करके लिख लो। ठीक है, 1961 इसका क्या हो जाएगा? ईयर हो जाएगा। ग्लैंड स्विट्जरलैंड, यहाँ पे इसके क्या है? हेडक्वार्टर्स हैं। तो हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है बेटा, स्विट्जरलैंड में है। एंडेंजर्ड स्पीशीज को, जो भी खतरे में रहती हैं बेटा, जिनकी जो जातियां हैं, पॉपुलेशन है, उनकी जनसंख्या है वो खत्म होती जा रही है, उनके बचाव के लिए प्रोटेक्शन मेजर्स लेना, अलग अलग पॉलिसीज बनाना, ठीक है, वो क्या हो जाता है? इनका काम हो जाता है। इनिशिएटिव्स हैं इनके, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं ये। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, क्या मिशन है इनका कि जो हमारे पृथ्वी का नेचुरल इन्वायरमेंट है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसे हम कैसे कम करें, और जो भी मानव हैं, ह्यूमन हैं, एनिमल्स हैं, वो सब एक साथ कोलैबोरेट करके कैसे एक इन्वायरमेंट में साथ में रह सकते हैं, उसके ऊपर इनका जो है काम रहता है, मिशन रहता है। ठीक है, किसका? वर्ल्ड वाइड फंड। तो दो चीजें तो ये आपको याद रखनी है, हेडक्वार्टर और ईयर। ठीक है, लिख लो, इतना क्लियर है? इट इज अबाउट द वर्ल्ड वाइड फंड। चलो बेटा अब देखो नेक्स्ट है जो ट्रैफिक, ये भी दोनों ने मिलकर ही रिपोर्ट पब्लिश करी है। तो ट्रैफिक TRAFFIC, इसकी जो फुल फॉर्म है क्या हो जाती है? ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ठीक है, मतलब कि जो भी आपकी फ्लोरा है मतलब प्लांट स्पीशीज, फौना है मतलब एनिमल स्पीशीज। ठीक है, याद रखना है, फ्लोरा प्लांट्स होते हैं, फौना एनिमल्स होते हैं, और फ्लोरा फौना को मिलके हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मिलके हम क्या बोलते हैं इनको? बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा प्लस फौना। ठीक है, फ्लोरा प्लस फौना। तो यहाँ पे जो इनके अंदर व्यापार होता है ना, अलग अलग स्मगलिंग हो रही है, ट्रेड हो रहा है, ठीक है, पार्ट्स का, राइट, तो उसके अंदर उसका रिकॉर्ड करना कि कितना % व्यापार हो रहा है, एनालिसिस करना, स्टडी करना इनका काम रहता है। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। T से ट्रेड याद रखना, ट्रैफिक और ट्रेड, किसका? F और F, फ्लोरा फौना, सिंपल है फुल फॉर्म। ईयर बेटा याद रखोगे, उसमें था फंड 61, WWF में यहाँ लिख लो फंड या F76। ठीक है, F76, फ्लोरा फौना 76, FF76। ये कोडवर्ड बेटा याद करने पड़ेंगे, बार बार पढ़ोगे इनको, इसको समझोगे, बोलोगे, फ्लोरा फौना करके ऐसे ही याद होगा आपको, अदरवाइज ये
सब कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। हेडक्वार्टर देखो यूके में है, कैम्ब्रिज में। यूनाइटेड किंगडम में मॉनिटर कर रहा है वाइल्ड लाइफ ट्रेड को। 20 कंट्रीज में इनका क्या है, ऑफिसेज हैं, लोकेशन है इनकी। और बेटा साथ में ही रिसर्च और पॉलिसीज बनाना, जो थ्रेट है वाइल्ड लाइफ को, जो ट्रेड हो रहा है उनकी ट्रीटीज को रेगुलेट करना, एनालिसिस करना, स्टडीज पब्लिश करना, वो सारा इसका काम हो जाता है। तो आपको 2-3 चीजें ही इसमें मेन याद रखनी होती है, काम क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है और फाउंडिंग ईयर क्या है, ठीक है जी। मतलब एस्टेब्लिश कब हुआ था, रख लोगे इतना याद, लिख लिया है इतना, नोट्स कर रहे हो ना, आप इसको नोट डाउन कर रहे हो बेटा, आपका ही भला होगा नोट कर लोगे तो, है ना। अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट डे कौन सा है न्यूज में, 4th सेक्शन है इंपॉर्टेंट डेज का। इंपॉर्टेंट डेज को ना, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ यहाँ पे, जैसे इंपॉर्टेंट डे आया है, अब जितने भी डेज आते हैं न्यूज में उनकी कुछ थीम रहती है, उनके कुछ, तो आप ना सारे करंट अफेयर्स को मर्ज मत करा करो, ठीक है। मतलब कि पूरी आपको घिचपिच नहीं मचानी, हौच पौच नहीं करना, आपको अलग अलग सेक्शंस को डिवाइड करना है, ठीक है। एक एक पेज का एक सेक्शन बना लो या 2-2 3-3 पेज ले लो। तो डेज आपको एक साथ ही लिखने हैं ताकि बाद में आपको ये कंफ्यूजन ना हो रिवीजन करते टाइम। अपने नोट्स को बेटा बहुत इजी तरीके से बनाओ ताकि रिवीजन आसान हो जाए तुम्हारी बाद में, ठीक है। तो डेज को अलग लिखना है, रैंक को अलग लिखना है, ट्रीटीज को अलग लिखना है, एक्सरसाइज को अलग लिखना है, ठीक है। सेग्रीगेट करके बनाते चलना नोट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है यहाँ पे। अब देखो 4th सेक्शन में इंपॉर्टेंट डे कौन सा है, नेशनल वैक्सीनेशन डे, टीकाकरण जो दिवस है 2024 में, देखो 16 मार्च को इसकी डेट है। वैक्सीनेशन 16, वैक्सीन 16, तो 16 टीके लगे हैं, याद रखना, ठीक है। 16 टीके, 16V ये वैक्सीन। और इसके अंदर जो है बेटा वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसकी थीम है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, सबके लिए काम करती है, ठीक है। कोविड में कितना इंपॉर्टेंट रोल था वैक्सीनेशन का, राइट। अब WHO ने भी क्या करा था, ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया था 1988 में। तो वर्ल्ड लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है कि जो भी बीमारियां हैं उनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, इलाज हो सके, उसकी दवाई, उसकी वैक्सीन, ठीक है, वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके अंदर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो बेसिकली काम कर रहे हैं हमारे हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों की मदद कर रहे हैं वो, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे प्राइवेट जो स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब के जो काम है उसको अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं हम, ये वाला डे मनाया जाता है 16 मार्च को। थीम बेटा याद रख लेना इसकी, राइट। इंडिया के अंदर, भारत में और भी इनिशिएटिव्स हैं, किसको लेकर, इम्यूनाइजेशन को लेकर, ठीक है, इम्यूनाइजेशन को लेकर। तो देखो यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम है, यहाँ पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में आया था। पल्स पोलियो प्रोग्राम ये 1995। फिर देखो यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष 2014। कोविड वाला जो था, कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव हुई थी पूरे भारत में, ठीक है, 2021 में, याद रखोगे। नेशनल वैक्सीन पॉलिसी बेटा ये लिख लो, नेशनल वैक्सीन पॉलिसी 2011 इसका ईयर है। उसके बाद रोटा वायरस वैक्सीनेशन 2016। आपको देखो ये वैक्सीन पॉलिसी कोविड का याद रखना है और इंद्रधनुष ये तो करना ही है, ठीक है, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी। अब एक बेटा आपका इम्यूनाइजेशन एजेंडा भी है 2030 का, इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, ठीक है, जिसके अंदर ग्लोबल लेवल पे वैक्सीनेशन पॉलिसीज और इम्प्रूवमेंट की, जितने भी डिसीजेज हैं, बीमारियां हैं, उनका प्रॉपर इलाज कर सके, हम उसको इरेडिकेट कर सके, जड़ से ख़त्म कर सके, ठीक है, उसके ऊपर भी रेगुलर काम होता है। इम्यूनाइजेशन जो वीक है अप्रैल में भी वो मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है बेटा इतना, तो इनको नोट कर लो आप, इनके ईयर नोट कर लीजिए और डे का जो डेट है वो आपको याद रखना है 16 मार्च, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल 16 मार्च, ठीक है जी। क्लियर है, इतना क्लियर है बेटा, आगे चलें, नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट सेक्शन पे। चलो तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे आपका 5th हो जाता है डिफेंस। डिफेंस के अंदर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, तो आपके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मिशंस, राइट, मिलिट्री एक्सरसाइज, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इन तीनों के अंदर ही जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो सारे न्यूज़ में रहते हैं, आपके डिफेंस सेक्टर में, है ना। तो यहाँ पे आपकी डिफेंस की रिपोर्ट भी आई थी इंडिया की। क्या रिपोर्ट आई थी, सिप्री की जो रिपोर्ट आई थी, आर्म्स का इंपोर्ट है वो बढ़ गया है इंडिया का, कितना बढ़ गया है, 4.7% बढ़ गया है,
ठीक है, किसकी रिपोर्ट थी? सिप्री की। डिफेंस में इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। दिस इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इसकी जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग 4.7% जो आर्म्स का इंपोर्ट है इंडिया का वो बढ़ गया था बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे अभी क्या न्यूज़ में है, यहाँ पे नौसेना भवन बेसिकली देख सकते हो बेटा इमेज के अंदर आप, किसका है ये? नौसेना, इंडियन नेवी। तो इनका जो हेडक्वार्टर है उनका इन्होंने नाम रखा है नौसेना भवन, तो इंडियन नेवी का ये क्या हो जाता है? हेडक्वार्टर, राइट। अब ये जो बना है ना, इसके अंदर काफ़ी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए इन्होंने चीज़ें करी हैं। जैसे कि देखो इनको ग्रीन रेटिंग 4 मिली है अंडर इंटीग्रेटेड हैबिटेबिलिटी असेसमेंट, मतलब कि अंदर जो इन्होंने सिस्टम्स लगा रखे हैं उसके अंदर HVAC, ठीक है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग बहुत प्रॉपर करी है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड होता है सारा। और आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में तो सारे सिस्टम्स हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। तो बेटा यहाँ पे जो है साफ सफाई का और ग्रीन जो है हाइजीन का काफ़ी ध्यान रखा जाएगा। बिल्डिंग्स जो डेवलपमेंट होती है बेटा, आजकल ग्रीन बिल्डिंग्स का भी कॉन्सेप्ट चल पड़ा है ना, ग्रीन बिल्डिंग्स का। तो यहाँ पे इनको जो रेटिंग है वो कितनी मिली है? 4 मिली है। ठीक है, बिल्डिंग्स की आपको पता है कि रेटिंग होती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बिल्डिंग्स को रेट करते हैं ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रेटिंग यहाँ पे मिली है इसको। और ये हेडक्वार्टर है इंडियन नेवी का। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब इंटीरियर्स पे, एक्सटीरियर पे और एफिशिएंसी जो है इनकी उस पर काफ़ी फोकस करा गया है। ठीक है, और हाई परफॉर्मेंस चीज़ें इसमें लगाई गई हैं। ठीक है, HVAC सिस्टम मीन्स हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, राइट, सेंट्रल कर रखा है पूरा, देख सकते हो आप। ठीक है, ये किसके हेडक्वार्टर है? इंडियन नेवी के। याद रखोगे, नाम क्या है? नौसेना भवन। इतना यहाँ पे आपको याद रखना है इस न्यूज से। क्लियर है बच्चों? चलो अब देखो 6 सेक्शन है स्पोर्ट्स का। तो बेटा स्पोर्ट्स के अंदर जो है WPL, उनके अभी रिजल्ट, टूर्नामेंट जो आया था उनके रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड प्रीमियर लीग WPL। तो यहाँ पे वुमेन का जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था बेटा? दिल्ली में, अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, याद रखना है, वुमेन प्रीमियर लीग जो है वो कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली, अरुण जेटली स्टेडियम। उसके बाद देखो यहाँ पे जो विनर्स की लिस्ट है 2023-24 दोनों की है, आपको देखनी है। इस बार के जो विजेता है कौन सी टीम है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो यहाँ पे बेटा दिल्ली कैपिटल्स और RCB इन दोनों का हुआ था। ठीक है, विनर कौन है यहाँ पे? विजेता कौन है? RCB। कैप्टन इनकी कौन है? स्मृति मंधाना और प्लेयर ऑफ द मैच रही है सोफी मोलिनिक्स। ठीक है, साथ ही में बेटा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट जितने भी मैच थे तो उसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का किसको खिताब मिला है? श्रेयंका पटेल का। ठीक है, श्रेयंका पटेल इनको मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इस बार का बेटा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विनर भी आपको याद रखने हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी याद रखने हैं। ये है 2024 WPL के विनर। अब 23 का भी अगर आप देखोगे तो हुआ था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल। ठीक है, इस बार कौन जीते हैं? जो 2023 में जीते हैं वो कौन थे? मुंबई इंडियन टीम, कैप्टन हरमनप्रीत कौर। ठीक है, वुमेन्स में हो जाएंगे ना ये सारे, तो हरमनप्रीत कौर। और आप देखो नेट साइवर प्लेयर ऑफ द मैच और हेले मैथ्यूज ये है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इतने रन इन्होंने बनाए थे 16 विकेट पे, 271 रन। ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी। और इस बार का भी आप याद रखोगे श्रेयंका पटेल, और 2 नाम है श्रेयंका और स्मृति, दोनों ही S से आ रहे हैं। ठीक है, श्रेयंका स्मृति कैप्टन थी, और देखो सोफी प्लेयर ऑफ द मैच, तीनों ही S से आ रहे हैं आपके, S। ठीक है, तो पहली बात आपको देखना है कोई S वाला नाम दिखे 2024 में वो विनर है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कैप्टन स्मृति है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट श्रेयंका है, और सोफी है प्लेयर ऑफ द मैच, जीती है RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है, क्लियर है? स्टेडियम है बेटा अरुण जेटली, दिल्ली में ये मैच हुआ था। क्लियर है आपको बेटा? चलिए अब लास्ट सेक्शन है आपका रैंक्स एंड रिपोर्ट्स का। लेट्स हैव अ लुक कौन सी रैंक रिपोर्ट इंडिया की अभी आई है रिसेंटली, किसने पब्लिश करी है और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो 7 सेक्शन है रैंक्स रिपोर्ट। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, बेटा SSC CGL में HDI का क्वेश्चन पक्का है, इसको स्टार मार्क करके, डबल स्टार मार्क करके नोट कर लेना। HDI का जितना भी प्रीवियस ईयर हमने देखा है HDI का क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करो।
रैंक है इंडिया की इस बार 134, कितनी कंट्रीज में से, 193 में से, ठीक है। HDI साथ में ही याद रखोगे बेटा, कौन पब्लिश करता है इसको, UNDP। क्या होता है UNDP? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। और बेटा साथ में ही आपको देखो मैंने बताया था जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी, रैंक आई थी इंडिया की 108 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2022 का डेटा हम देखें 166 में से 108, ये रैंक थी ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स में। इसको भी यही करता है UNDP, HDI को भी यही करता है UNDP, ठीक है। साथ में ही देखो HDI की रैंकिंग है कुछ और देशों की, तो पहली तो इंडिया की लिख लो, इंडिया की पूछते हैं एग्जाम्स में। 134, इंडिया 34, इंडिया 34, 134 रैंक है 193 में से, ठीक है। देखो 193 है ना, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। 1 और 3 तो आ रहा है, 4 और लगा देना, 193 में से 1 और 3 आ रहा है, 4 और लगा देना, 134 इंडिया की रैंक, ठीक है बेटा। साथ में ही देख लो अब पाकिस्तान की 164 है, 34, 64 है ना। और किसकी देखोगे, चाइना की देखो अच्छी है 75 है। और कौन सी याद रखनी है आपको, यहाँ से देखो ईरान की दे रखी है 78, श्रीलंका 78, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश 129। तो एक पाकिस्तान की देखो, इंडिया की देखो, चाइना की देखो, नेपाल की भी देख लो 146, नोट कर लो इनको, इंडिया को स्टार मार्क करो, 134 याद रखोगे, 193 में से। UNDP पब्लिश करता है इसको, 1965 में बना था, हेडक्वार्टर है इसके न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। याद रखोगे इतनी इंफॉर्मेशन इस न्यूज से, ठीक है बच्चों। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है बेटा, क्लियर है इतना, नोट कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो जी अब बढ़ते हैं MCQ की तरफ, जो आपके 7 इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आंसर करेंगे फटाफट, ठीक है, बिना किसी जल्दबाजी के, आराम से सोचेंगे समझेंगे और आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए इस क्वेश्चन को। रिसेंटली हाउ मच ऑफ द रिजर्वेशन किसने दी है जम्मू एंड कश्मीर फॉर द 4 न्यूली इंक्लूडेड ट्राइब्स। तो बेटा ट्राइब जो है, जनजातियां, इस पे ST शेड्यूल ट्राइब्स की जो लिस्ट है उसके अंदर इंक्लूड करा गया है, तो रिजर्वेशन कितना मिला है उनको बताइए। आरक्षण कितना मिला है, कितना परसेंट, 10%, 20, 15, 25? व्हाट इज द राइट आंसर बेटा? 10% इज द राइट आंसर। शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर पहाड़ी जो ट्राइब है उनको ऐड करा गया है, कुछ और भी आपके इसके अंदर एडिशन हुए हैं 15 ट्राइब्स के, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस में, ठीक है। और कितना दिया है आरक्षण? 10% का। तो ये डेटा आपको याद रखना है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, कैपिटल है श्रीनगर, ठीक है बेटा। 10% इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन विच स्टेट डिड श्री अर्जुन मुंडा ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज? इसके लिए देखो ये जो है जनजातीय संस्कृति और विरासत में संरक्षण और संवर्धन केंद्र, कौन सा यहाँ पे हो जाएगा बेटा? विच स्टेट इज द राइट आंसर? झारखंड इज द राइट आंसर, ठीक है। रांची इसकी कैपिटल है, चंपई सोरेन हो जाएंगे CM। तो यहाँ पे प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ट्राइबल कल्चर, झारखंड इज द राइट आंसर, ठीक है। ये अभी क्या करा गया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है ट्राइबल कल्चर सेंटर बनाने के लिए झारखंड में, रांची इसकी कैपिटल, ठीक है बेटा। और चंपई सोरेन का नाम आपको याद रखना है इस MCQ से, ठीक, क्लियर है। तीसरा प्रश्न देखो आप, विच मिशन हैज बीन अनाउंस्ड बाय नासा फॉर जुपिटर्स मून यूरोपा? जुपिटर का जो मून है, चंद्रमा है, इसका नाम है यूरोपा, उसके लिए मिशन अभी अनाउंस करा है नासा ने। बताओ जी क्या नाम है उस मिशन का? नाम है बेटा मिशन का यूरोपा क्लिपर मिशन, A इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो यूरोपा है किसका मून? जुपिटर का। नासा यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे बेटा न्यूयॉर्क में इसके क्या हो जाएंगे? हेडक्वार्टर्स। और यूरोपा क्लिपर मिशन इसका मिशन है जुपिटर के लिए। तो आपको याद रखना है कि जुपिटर का मून का नाम है यूरोपा, ठीक है, क्लियर है। इस न्यूज से याद रखोगे इतना। मिशन किसका है बेटा? नासा का मिशन है ये। कहीं यूरोपा देखकर आप यूरोपियन यूनियन जो स्पेस एजेंसी है ना आपकी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसको मत मार्क कर देना, आंसर इसमें नासा आएगा, क्योंकि मिशन किसका है ये? जुपिटर मून यूरोपा, नासा का मिशन है, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को ना 3 तरीके से पूछ सकते हैं, उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है।
इतना क्लियर और इतना क्रिस्टल क्लियर आपको फैक्ट को याद रखना है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड? किसको मिला है? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी। यहाँ पे बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रतन टाटा। ठीक है, इनका जो टाटा ग्रुप है महाराष्ट्र में इनके हेडक्वार्टर्स है। इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिल चुका है पहले, और अब इनको कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है? नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। बेटा फिलैंथ्रोपिक इनके जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, मानव जो है उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, दया का जो इनका भाव रहता है, तो काफी ज्यादा पैसे ये डोनेट करते हैं, पता होगा आपको। तो उसी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। रतन टाटा इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है बेटा, क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है? अगला देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती? प्रसार भारती अभी न्यूज में है, इसका पीबी शब्द भी आया था, है ना, इसका हमने पढ़ा था पीबी शब्द। पहले आंसर बताओ आप, क्या हो जाएगा? चेयरमैन कौन है प्रसार भारती के? द राइट आंसर इज नवनीत कुमार सहगल। तो बेटा ये क्वेश्चन याद रखोगे, इस फैक्ट को आपको याद रखना है। प्रसार भारती आजकल न्यूज में है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, ये 1997 में आया था, बना था। ठीक है, और बेटा याद रखोगे एक्ट के थ्रू बना था ये, प्रसार भारती एक्ट, पार्लियामेंट के थ्रू जो पास हुआ था। साथ ही में बेटा चेयरमैन का नाम याद रखना है नवनीत कुमार सहगल, और इनका जो अभी एक इनिशिएटिव था पीबी शब्द, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, न्यूज फीड के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, राइट, प्रसार भारती का पीबी शब्द, ईयर याद रखोगे 1997। क्लियर है? चलो सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड? ये जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन एमडी अभी क्या हुए हैं? अपॉइंट हुए हैं। नाम बताओ बेटा जल्दी से, जल्दी बताइए देखकर। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन, बी साईराम। तो बेटा साईराम कैसे याद रखोगे? देखो सीताराम तो सुना होगा आपने, जैसे आप छोले भटूरे खाते हो तो सीताराम के होते हैं ना मशहूर छोले भटूरे, सीताराम, साईराम। तो आप कैसे याद रखोगे इसको? यहाँ पे छोले की जगह आपको कोल याद रखना है बस। ठीक है, कोल, कोल, तो कोल फील्ड लिमिटेड, राइट। यहाँ पे इसके जो एमडी हैं, चेयरमैन हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बी साईराम। साथ ही में बेटा कोल इंडिया लिमिटेड जो है ऑर्गेनाइजेशन 1975 में ये बनी थी। ठीक है, इसका ईयर भी याद रख लो, 1975, कोल इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, साईराम, दोनों को लिंक करोगे। ठीक है, याद रखोगे, याद रखोगे ना? क्लियर है इतना? चलो लास्ट क्वेश्चन और देख लो बेटा, एक क्वेश्चन बचा है, जल्दी से पढ़िए इसको, आपकी स्क्रीन पे है, बड़ा आसान है। When is नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है? बताओ जल्दी से। बहुत ही ऑब्वियस आंसर है, सिंपल आंसर है इसका, 16 मार्च इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। थीम है इसकी इंपॉर्टेंट, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। क्लियर है? याद रखोगे थीम, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है, ओके बेटा। इम्यूनाइजेशन एजेंडा बताया था मैंने आपको 2030 का इसका है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन एजेंडा, और साथ ही में इम्यूनाइजेशन जो वीक होता है वो भी आपका अप्रैल में मनाया जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इंद्रधनुष मिशन था 2014, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो वैक्सीन को लेकर वैक्सीन पॉलिसी आई थी, तो ये सब के आपको ईयर्स मैंने आपको बताए थे, वो भी आप याद रखोगे इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को। ठीक है, क्लियर है? तो दीज वर द 7 इंपॉर्टेंट MCQ, 7 इंपॉर्टेंट न्यूज, साथ ही में उनका बैकग्राउंड, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इसके बाहर बेटा कुछ नहीं आएगा। अगर इस तरीके से डेली फॉलो कर लोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तुमको हो जाए तो फिर बोलना कि मैम अब भी नहीं हो रहा है हमसे। याद रखोगे, रिवाइज करोगे, और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई थी अलग अलग करके लिखने की, उसको जरूर इंप्लीमेंट करो आज से। ठीक है, और डेली अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, तो ही आपकी प्रोग्रेस करंट अफेयर्स में अच्छी हो पाएगी। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज सेक्शन के कवर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे कल फिर शाम को 7 बजे। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ सत्ते पे सत्ता में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग।